स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नोटबुक लेके बैठो और लिखो, इफ यू वांट टू ट्रेड इन फ्यूचर्स, व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट यू नीड? You want to make money, right? And you want to have leverage income. So what is the first requirement to trade in futures? That वो जो stock हम select करेंगे वो सबसे पहले volatile होना चाहिए, उसमें volatility होना जरूरी है। अगर वो stock घूम ही नहीं रहा है, ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है, तो उसमें पैसा बनेगा कैसे? काफी लोग ऐसा safe secure stock trade करते हैं। जैसे समझो निफ्टी है, निफ्टी में कितना मूवमेंट होता है दिन में? 1%, लेस देन 1%, रेयर केस में 3-4% का होता है, कभी बड़ा मूवमेंट हो गया। और ज्यादातर लोग निफ्टी पे फोकस करते हैं और निफ्टी में एक लॉट खरीदते और पूरी दुनिया का इकोनॉमी को स्टडी करते। उससे फायदा क्या होगा? और मैं पूछूंगा आप निफ्टी क्यों ट्रेड करते हो? अरे निफ्टी एकदम सेफ है, आपको स्टॉक मार्केट में भी आना है और सेफ्टी भी चाहिए, राइट? निफ्टी घूमेगा ही नहीं 1-2% से ज्यादा, तो पॉइंट ही नहीं है। सो व्हाट वी नीड इज टू सिलेक्ट द मोस्ट वॉलेटाइल स्टॉक विच इज देयर इन द मार्केट टू ट्रेड। नाउ लोग डरते हैं, क्यों डरते? क्योंकि लॉस हो जाएगा, वॉलेटाइल है तो दूसरी साइड भी जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो डरते कौन है? जिसके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, जिसके पास स्टॉप लॉस नहीं है। यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू ट्रेड द मोस्ट वॉलेटाइल स्टॉक। हाउ डू यू फाइंड द वॉलेटाइल स्टॉक? देन वी हैव टू सिलेक्ट द सेक्टर। कौन से सेक्टर से है? अगर आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वीडियो 29 अगस्त 2020, so if you look at in the last 3-4 days, Bank Nifty has moved up 1500 points from the from where it started 22,500 या 22,000 से लेके 23,500 700 तक पहुंच गया। तो 1500-1700 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गया। मतलब क्या है कि बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है। परफेक्ट। सबके इंडाइसिस होते हैं बैंक निफ्टी इज अ बैंकिंग इंडाइस, निफ्टी इज द इंडेक्स ऑफ ऑल, then there's auto index, there's a pharma index, there's an IT index. All are not traded, but there are index. So if I look at the index chart and see that this sector is doing well, this sector is bullish or this sector is bearish, then I will trade those stocks, not the index. बैंक निफ्टी कितना ऊपर गया? 5%। लेकिन आप चेक करोगे लास्ट 4-5 दिन में कैनरा बैंक कितना ऊपर गया, स्टेट बैंक कितना ऊपर गया, आईसीआईसीआई बैंक कितना ऊपर गया, परसेंटेज वाइज। तो अपॉर्चुनिटी कहां पे ज्यादा है? सेक्टर के अंदर नहीं है, स्टॉक के अंदर है। लेकिन सेक्टर जानना जरूरी है, राइट? सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वॉलेटिलिटी, वी नीड टू फाइंड आउट द सेक्टर, विच स्टॉक विच आई वांट टू ट्रेड, देन आई विल चेक द लॉट साइज। अगर मैं बोल देता हूं कि 2 लॉट खरीद लो, 5 लॉट खरीद लो, ऐसे बोलने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉट साइज ऑफ दैट एंड व्हाट इज द एक्सपोजर ऑफ दैट? एंड एक्सपोजर ज्यादा है तो उसका मार्जिन ज्यादा है, मार्जिन ज्यादा है तो मेरे पास उतना पैसा है कि नहीं, मेरे पास उतना कैपिटल है कि नहीं, मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं। और अगर मैंने ओवर लेवरेज किया या ओवर एक्सपोजर किया तो कितना भी अच्छा ट्रेड होगा, मेरे को लॉस ही होगा, क्योंकि मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, राइट? सो दिस इज द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस, यू गो टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज इसका मार्जिन कितना है। क्योंकि काफी सारे लॉट्स ऐसे हैं जिसका मार्जिन 20% है और काफी सारे फ्यूचर्स ऐसे हैं जिसका मार्जिन 40% है, बिटवीन 20 to 40%। सो मुझे क्या चाहिए? एक स्टॉक जो वॉलेटाइल है, सेकेंड वो सेक्टर बुलिश है, और उसका लॉट साइज और एक्सपोजर और उसका मार्जिन मेरे कंट्रोल में है या मेरे कैपिटल को मैच करता है। काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइज आज 10 लाख 12 लाख के ऊपर भी है। जैसे रिलायंस 2100 का भाव, 505 का लॉट साइज, 11 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऑलमोस्ट। 11 लाख मतलब 25% प्रॉफिट, 25% भी आप मार्जिन भरोगे, 2.5 lakhs। So can you pay 2.5 lakhs to trade one lot of Reliance? And can you handle the volatility? Can you have the right buffer to have the stop loss in place? If not, then you can't. Whether no matter how good the strategy is. Now, once you identify this, is this making sense to you guys? All of you making sense? This is the right process. हम लोग ये process को focus कर रहे हैं। फिर इसमें जो stock बैठेगा, वो stock trade करेंगे, right? Then we go to the next part, which is low risk strategy. जैसे अभी we have too many strategies. You know so many of my strategies already there on YouTube and Facebook. And there are so many other strategies also. But we need to understand there are some strategies called low risk strategy. There are some high risk, high reward. There is something called low risk, high reward, and low risk, low reward. So we have to take the low risk, high reward. Of course, that makes common sense that should be the approach. But ये हम consciously, unconsciously कुछ भी कर लेते हैं। हमको उस टाइम पे जो मूड हुआ, उस टाइम पे जो हमारा इमोशन है, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर लेंगे, विच इज नॉट गोइंग टू वर्क।
right? So you need to have a low risk strategy. So our favorite strategy is what? Everyone, grandfather, father, son strategy, right? And there must be tons of videos on YouTube done by me on different channels and different platforms teaching the same strategy. But वो strategy इतना simple है, वो book में भी है, इतना simple है और वो low risk है. और जब ये सारे चीज समझने लगेंगे हम और उसके बाद वही strategy को apply करोगे तो पूरा strategy बदल जाएगा, right? और लोग बोलते हैं कि हर जगह पे मैं एक ही strategy सिखाता हूं. आज भी शायद वही सिखाऊंगा लेकिन अलग नजरिए से. And every time I teach, you are going to learn something new, something different, and mainly this part is very important, right? And I'll tell you how do you come to all this by showing some websites and some sheets, which I'll show you right now. And then last part is of course the flawless execution, which I said that you have execution कब flawless होगा? When you can have proper execution, when you don't have emotions, right? If you are a machine, you can execute properly. But if you are emotional, लू कि नहीं लू, बाय करूं कि नहीं करूं, सेल करूं कि नहीं करूं, सोचता हूं, मुझे डर लगता है, अरे वो बोलता है ऊपर जाएगा, अरे मेरा टारगेट नहीं आया, ये सब इमोशन के वजह से आप एग्जीक्यूशन में मार खाओगे. लेकिन अगर प्रोसेस है, सिस्टम बोलता है बाय मतलब बाय, स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, एग्जिट मतलब एग्जिट, रिस्क मतलब रिस्क, फिर कोई कुछ भी बोले, कोई कैसा भी लगे आपको, आप करोगे. फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट, राइट? और ये बच्चा भी समझ सकता है अगर आपने सही ढंग से किया, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स. हाउ डू यू फाइंड द स्टॉक्स विच आर वॉलेटाइल? और वॉलेटिलिटी फाइंड आउट करने के लिए 3-4 रास्ते हैं. मैं आपको सबसे सिंपल रास्ता दिखाऊंगा और वो कहां पे मिलेगा वो भी दिखाऊंगा, तो आप खुद वो वेबसाइट पे जाके चूज कर सकते हो, राइट? सो फर्स्ट इज प्राइस मूवमेंट, प्राइस शॉकर्स वी कॉल इट. मतलब लास्ट 5-6 दिन में ऐसा कौन सा स्टॉक है, फ्यूचर्स में बात करेंगे हम लोग खाली, कि जो 10-15% से ऊपर नीचे हो गया, ऊपर या नीचे दोनों चलेगा. जैसे यू लुक एट टाटा मोटर्स, लास्ट 5 days इट मूव्ड अप $20, वॉलेटाइल. अडानी एंटरप्राइज, लास्ट 15 days इट मूव्ड अप बाय 50%, बुलिश और वॉलेटाइल. यस. सो हाउ डू आई गेट दैट? इज बाय प्राइस मूवमेंट. तो एक वेबसाइट है जो मैं आपको दिखाऊंगा जहां पे आप सर्च कर सकते हो कि लास्ट 15 दिन में या लास्ट 30 डेज में कौन से स्टॉक ने ज्यादा मूवमेंट दिखाई है. अगर वो मुझे पता चल गया तो उसमें मुझे वो 15-20 स्टॉक मिल जाएंगे. तो मुझे 136 को स्कैन नहीं करना है, मुझे वो खाली 15 स्टॉक्स को या 20 स्टॉक्स को स्कैन करना है. और यू कैन हैव अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ स्टॉक्स विच आर ऑलवेज वॉलेटाइल. ऑलवेज वॉलेटिलिटी का फंडा बताओ, फॉर्मूला. 1 is वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है और जिसमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है. ये दोनों होगा तो वॉलेटिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा. इंस्टीट्यूशनल मतलब जो म्यूचुअल फंड्स का और ब्रोकर्स का फेवरेट है, जैसे टाटा के ज्यादातर स्टॉक्स, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स. फिर अडानी के ज्यादातर स्टॉक्स क्योंकि इंस्टीट्यूशनल है, ऑपरेटर फेवरेट है, इंस्टीट्यूशनल फेवरेट है. और इन लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऑपरेटर कौन है, वो सब जानने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू नो दैट. You just need to look at the chart. Like it's like an ECG, you are looking at the heart of the market. Make sense? So these are some of the permanently volatile stocks. That's why we have this 20 stock list, which we have given you. Trader and Me students, I'm talking to you. So you can follow that. Plus you can find more volatile stocks through this route, which I'm talking about. The other way to find volatile stocks, which are having good volatility, can be done through momentum indicator, which is RSI. How, and you all know what is RSI, right? So RSI above 60 bullish, below 40 bearish, between 40-60 sideways. So above 60 मतलब it's going to be like weekly RSI अगर उसका 60 के ऊपर है या डेली RSI 60 के ऊपर है तो वो स्टॉक मोमेंटम में है. मोमेंटम मतलब स्पीड है, उसमें स्पीड है तो वो वॉलेटिलिटी दिखाएगा, राइट? एंड द थर्ड वन इज व्हाट वी कॉल वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, which is called Bollinger Band. उसके ऊपर भी काफी सारे वीडियोस है हिंदी और इंग्लिश चैनल दोनों पे. So how do you measure the volatility? One is to measure the momentum, one is to measure the volatility, और one is to measure the price movement. ये तीनों थे आप देख सकते हो, राइट? और आपको ये सारी चीज NSEindia.com और दूसरी एक वेबसाइट है जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, उस पर भी ध्यान देख सकते हो. बट सिंपल क्या है, प्राइस शॉकर्स, वो समझ में आ जाता है कि आज ये 5% ऊपर गया है. मतलब यू नो दैट द फिजिक्स लॉ, a trend, something which is in motion will remain in motion
till there is some reverse effect. I don't know the exact definition, not great at physics, but this is a simple rule. In the same way, a trend which is in motion will remain in motion till it does not reverse. So let's say right now Tata Motors is in trend. It went from 120 to 145. So it will remain in that motion till it does not have an equivalent reverse or that much bigger reverse effect or reverse selling pressure, तो वो नीचे जाएगा. Right? So same way a trend momentum से find कर सकते हो, volatility से और price movements पे. So right, are we guys learning? Sector. जितने भी stocks है futures में 136 वो मैंने यहां पे लगा के रखे. तो ऑटो सेक्टर में वो सारे स्टॉक्स है, पीएसयू बैंक्स में वो है, प्राइवेट बैंक्स में ये है, आईटी में ये है, एनर्जी में, टेलीकॉम में, फिर कंजम्पशन, कैपिटल गुड्स, फार्मा, मीडिया, मेटल, सीमेंट, ये सारे सेक्टर्स के सारे स्टॉक्स इसमें आ गए. और एक फाइनेंस और एफएमसीजी में ब्रिटानिया, कोलपाल, जुबिलेंट फूड. तो मुझे पहले सेक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कैसे मैं सेक्टर को सिलेक्ट करूं, कौन सा सेक्टर सिलेक्ट करूं, कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर ज्यादा वॉलेटाइल है, और उसके बाद मैं स्टॉक सिलेक्ट करूंगा. राइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द लॉट साइज एंड एक्सपोजर. ये भी मैं आपको रेडीमेड दे रहा हूं और ये जब मैं वेबसाइट दिखाऊंगा आप खुद भी देख सकते हो. तो मैंने सारे स्टॉक्स 136 स्टॉक्स को डिवाइड किया. तो उसमें मुझे लगा कि 4 से लेकर 7 लाख तक का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वैसे 65 स्टॉक्स है, और फिर 7 से लेकर 10 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वैसे 53 स्टॉक्स है, एंड 10 लाख एंड अबाउ देयर आर 18 स्टॉक्स, टोटल 136. और उसमें सेक्टर वाइज ब्रेकअप भी दिया है कि कौन सा सेक्टर. दैट मींस अगर आपके पास 2-2.5 लाख 3 लाख का कैपिटल है तो आपको इधर ही ट्रेड करना पड़ेगा. फिर इधर कोई भी स्ट्रैटेजी बैठेगा आप नहीं कर सकते हो, because it does not fit into your capital, it does not fit into your risk management, it does not fit into your exposure. Do you understand? So first make sure if you have 3 lakhs and below, you can trade only in this category 65 stocks. मतलब आपका 136 में से आधा हो गया, तो 65 stocks ही ट्रेड कर सकते हो. If you have 5 lakhs, around 5 lakhs, then you can even think about this too. And if you have bigger capital, 7 lakhs plus, then you can think about any of these things, right? So that's one big thing which you need to understand, which most people don't, which is like, मैं आपको एक और एक quote बताता हूँ, which is like, money is just math, master the math, master the money, right? अगर आपको maths, और maths ऐसा कुछ हायर लेवल नहीं चाहिए, आपके पास 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स मालूम है, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और एवरेज और परसेंटेज, इतना समझ में आता है तो बस हो गया. उससे ज्यादा कुछ मैथ्स की जरूरत नहीं है. एल्जिब्रा, व्हाट इज एक्स, अभी तक एक्स किसी को मिला नहीं है, राइट? सो दैट एंड नोबडी यूजेस दैट पार्ट एनीमोर. सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड सिंपल मैथ्स व्हिच विल हेल्प यू टू काउंट दिस नंबर्स. कितना एक्सपोजर है, कितना मार्जिन है, कितने स्टॉक्स है, राइट? सो देन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज द नेक्स्ट वन इज द मार्जिन. और सारे मार्जिन भी मैंने लिख के रखे कि रेंज क्या है. 22 से ये जो बैंक, प्राइवेट बैंक है उसमें 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक का मार्जिन है. इसमें 1.25 लाख से 2.25 लाख है, और कहीं कहीं पे 5 लाख का भी मार्जिन है, 5.5 लाख का भी मार्जिन है. तो वो आपके बाहर, अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आप ऑटोमेटिकली उससे बाहर हो जाओगे, राइट? सो वो आपके पास आपके कैपिटल में नहीं बैठेगा. तो आप वो लॉट के बारे में कोई कितना भी बोले, लेट्स से रिलायंस 10 लाख का लॉट है, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका 25 या 30% मार्जिन है. अगर आपको खुद अंबानी आके बोलेगा कि बाय कर लो, अगर आपका कैपिटल नहीं है तो आप नहीं कर दोगे. इफ इट डज नॉट फिट इनटू योर स्ट्रैटेजी एंड इफ इट डज नॉट फिट इनटू योर रिस्क मैनेजमेंट, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड देम फॉर श्योर. मेक सेंस? आर वी कमिटेड टू दैट? पिच पे रहना बहुत जरूरी है. पिच पे रहना, व्हाट डू यू मीन बाय पिच पे? क्रिकेट सबको समझ में आता है. क्रिकेट में क्या होता है? विकेट बचा के रखना है. हमको पिच पे डटे रहना है. अपना विकेट चला गया, हमारा विकेट क्या है? हमारा कैपिटल चला गया, फिर बॉल कितने भी आएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास विकेट नहीं है. और ये कोई 2020 मैच नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग गेम है. लाइफ लॉन्ग गेम में क्या करना है कि हमको पिच पे डटे रहना है, राहुल द्रविड़ की तरह खेलना है, लाइक द वॉल, जिसका कभी विकेट नहीं जाएगा. और वो भले रन नहीं बनाए बहुत दिनों तक, बहुत ओवर्स तक, लेकिन विकेट नहीं जाने देंगे.
और जब सही बॉल आएगा, सही स्ट्रैटेजी होगा, सही स्टॉक सिलेक्शन होगा, सही एंट्री होगा, तब एक 4 मार देंगे या 6 मार देंगे, नहीं तो विकेट पे बने रहेंगे. अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. आई हैव बीन ट्रेडिंग सिंस लास्ट 25 years नाउ, ट्रेनिंग सिंस लास्ट 13 years. इसमें इतने मैंने उछापटक देखे हैं, मैंने खुद ने भी किए हैं और बाकी लोगों को देखा है कि काफी लोग साफ हो गए. मतलब बड़ा बड़ा कैपिटल, नॉट लाइक 5-10 लाख वाले तो जाते ही है, बट 100 करोड़ वाले भी लॉस हो गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने विकेट को प्रोटेक्ट नहीं किया, कैपिटल को मैनेज नहीं किया, रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया. और ये गलती मैंने भी 1-2 बार की है और मेरा पूरा कैपिटल निकल गया है. तो वो चीज ध्यान में रखो. स्ट्रैटेजी इज नॉट इंपॉर्टेंट. I say strategy is like 10%, 30-40% is risk management and 50% is mindset, right? और ज्यादातर लोग वो 10% के पीछे ही पड़े रहते हैं. मेरे को ये स्ट्रैटेजी सिखाओ, वो स्ट्रैटेजी सिखाओ, मेरे को वो इलियट और गैन सिखाओ. अरे सिंपल मूविंग एवरेज भी पैसा बनाएगा अगर बाकी के 2 काम को अपने बराबर से किया तो. मेक सेंस, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड दिस, द वॉलेटिलिटी. ये मैंने आपके लिए अभी से ढूंढ के रखा है. ये कल के हिसाब से है, ये चेंज हो सकता है. तो मैंने 2 कॉलम डाले और उसके अंदर लास्ट 15 दिन में और लास्ट 30 डेज में कितने स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा मूवमेंट किया फ्यूचर्स में. तो उसमें सबसे ऊपर नीचे में ये सारे स्टॉक्स आते हैं जो वॉलेटाइल है. जैसे अडानी एंटरप्राइज सबसे ऊपर है 8% लास्ट 15 दिन में और 7-6.5% लास्ट 30 डेज में. और ये 8% मतलब 30 डेज में 8% नहीं, टोटल वॉलेटिलिटी एवरी सिंगल डे उसका उतना रेंज हो गया है 6 से 7%, राइट? Isn't that great? एक दिन में अगर 7 से 8% एक स्टॉक ऊपर जाता है और उसमें आपने एक लॉट का काम किया और उसमें से आपने 2 या 3% भी बाहर निकाल लिए, तो कितना पैसा होता है? समझ में आ रहा है? बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी मैनेज दिस. अशोक लेलैंड, BEL, भेल, DLF और टाटा मोटर्स जो अभी काफी टाइम से लास्ट 4-5 दिन से वॉलेटाइल है. तो ये चीज आप चेंज हो सकते हो और ये आप सर्च कर सकते हो वेबसाइट्स पे, मैं आपको दिखाऊंगा. मैंने 15 दिन और 30 डेज डाला है, तो मतलब मुझे स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में काम आएगा. अगर आप लास्ट 7 दिन का डालोगे या लास्ट 3 दिन का डालोगे तो आपको डे ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काम आएगा, BTST के लिए काम आएगा. मेक सेंस, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. हाउ डू आई सिलेक्ट द स्टॉक आउट ऑफ 136 स्टॉक्स? पहले तो वो लॉट साइज के हिसाब से आधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर मार्जिन के हिसाब से थोड़े डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर वॉलेटिलिटी के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. तो हमारे पास बचेंगे क्या? 5 स्टॉक या 6 स्टॉक. और उसके अंदर हम लोग लो रिस्क स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले हैं. तो वो लो रिस्क स्ट्रैटेजी के लिए हमें राइट स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट जानना जरूरी है. उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे तब जाके ये सिस्टमैटिक प्रोसेस अप्लाई होगा. राइट? Make sense? So this is very, very important. I hope now let's go to this websites. Let's go to that. First go to the Excel sheet which we have. ये मैंने पूरा डेटा Excel में निकाला है और इसमें अब मैंने सारे स्टॉक्स को फ्यूचर्स में निकाले और उसमें मैंने सेक्टर वाइज के निफ्टी में है कि नहीं है, इंडेक्स है, फिर ऑटो में अशोक लेलैंड, फार्मा में, और जो निफ्टी में वेटेज भी है जैसे एशियन पेंट निफ्टी में भी है, और बैंकिंग प्राइवेट में एक्सिस बैंक निफ्टी में है, और ऑटो सेक्टर बजाज ऑटो निफ्टी में है, फाइनेंस बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस. तो ये 50 स्टॉक निफ्टी में है और 136 स्टॉक फ्यूचर्स में है. और 136 में से अगर मैंने 50 कम कर दिए क्योंकि वो निफ्टी स्टॉक्स है, और मेरा ये सजेशन है कि ज्यादातर आपको वॉलेटाइल स्टॉक्स नॉन निफ्टी स्टॉक्स में मिलेंगे. नॉन निफ्टी, निफ्टी वाले स्टॉक्स भी वॉलेटाइल होते हैं बट नॉट दैट ऑफन, क्योंकि निफ्टी हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मैनिपुलेटेड, बट हम लोग बोल सकते कि मेंटेन्ड या मैनेज्ड. तो आप देखोगे कि कभी रिलायंस बहुत ऊपर है तो इन्फोसिस नीचे है, तो निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है. बट टाटा मोटर या अडानी एंटरप्राइज या DLF, उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो 10% भी ऊपर नीचे हो सकते हैं दिन में और निफ्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो माई प्रेफरेंस would be to trade, preference, not that always, preference would be to trade non-nifty stocks. Now I'm breaking all the myths and I'm actually going 360-degree reverse. Most people will tell you that trade the safe stock, right? Trade the nifty which is not so volatile and trade the 50 stocks which are in the index, so उसमें ज्यादा blue chip stocks होंगे और large cap stocks होंगे, but volatility नहीं होगी. और हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया वॉलेटिलिटी का है ट्रेडिंग करने का, वो भी फ्यूचर्स में, लेवरेज में.
तो अगर वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो ट्रेड करके क्या फायदा है? आप आईटीसी को ट्रेड करो, निफ्टी में वेटेज है बहुत बड़ा, ब्लू चिप कंपनी, अरे हिलता ही नहीं है, अरे हिलेगा नहीं तो पैसा कैसे बनेगा? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग? Why wouldn't you trade like something like Adani Enterprise or Tata Motors or Jindal Steel or SAIL or BHEL or like UPL and UBL and SRT Transport, whatever the stock is, doesn't matter, but they have to be volatile. Make sense? Yes or no? Are we loving this? Is this like an aha moment for you to understand that you are supposed to trade the volatile stock, not like a safe stock, not like a blue chip stock, not like a nifty stock? अगर उसमें है तो कोई टेंशन नहीं, बट फर्स्ट क्राइटेरिया इज वॉलेटिलिटी. मेक सेंस? इवन इन कमोडिटीज, द मोस्ट वॉलेटाइल कमोडिटीज सिल्वर एंड गोल्ड एंड क्रूड, बट देन यू वांट टू ट्रेड एल्यूमिनियम एंड कॉपर जो हिलेगा ही नहीं, तो उसमें कुछ फायदा नहीं होगा. मेक सेंस? राइट. सो दिस इज द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन. फिर मैंने नेक्स्ट एक्सपोजर वाइज भी निकाला है जो नेक्स्ट शीट पे करेंगे. तो हर एक स्टॉक का एक्सपोजर है. तो एक्सपोजर कैसे निकालते हैं? लॉट साइज into current market price. Lot size into current market price is equal to my exposure. तो अगर मैं इसको sort out कर दूं, exposure सबसे ऊपर, go to that and sort out exposure highest on the top. So highest exposure is Tata Consumer, जिसका lot size 2700 का है और अभी भाव 551 का है और उसका 14 या 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज है ना. अगर आपका टाटा कंज्यूमर में सेटअप बैठता है, सिस्टम बैठता है, ट्रेड स्ट्रैटेजी बैठता है, बट आपका एक्सपोजर नहीं बैठता है क्योंकि आपके पास 2.5 लाख रुपए ही है, इसका मार्जिन 2.5 लाख से ऊपर होगा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इफ आई डू द रिवर्स, मेक इट द शॉर्टेस्ट ऑन द टॉप, देन यू विल सी द लोएस्ट एक्सपोजर इज इन बैंक ऑफ बड़ौदा. अगर कल जब बैंकिंग ऊपर जा रहे थे तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऊपर गया और उसका सबसे छोटा लॉट साइज है, छोटा एक्सपोजर है. तो अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रेड करो. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज सो सिंपल एंड इजी विच यू कैन अंडरस्टैंड. एंड देन यू हैव इंडसइंड बैंक, लॉट साइज इज स्मॉलर. यू हैव आईओसी अराउंड 5 lakhs, around 5 lakhs, and as you go down you have bigger this thing, 6 lakh, 7 lakh, and like that. So that is one thing which you can understand. Then we go to the margin. Let's go to the margin. हर एक स्टॉक का मार्जिन लगा के रखा है ऊपर, और सबसे ज्यादा मार्जिन कहां पे है? तो लेट्स पुट द मार्जिन परसेंटेज वाइज. यहां पे मार्जिन है, लेट्स डू द परसेंटेज वाइज. हाईएस्ट 75% आइडिया स्टॉक का मार्जिन है. अभी उसका लॉट साइज छोटा है लेकिन मार्जिन ज्यादा है. फिर 66% आई बुल हाउसिंग, 52% इंडसइंड बैंक. ना इंडसइंड बैंक का लॉट साइज छोटा था लेकिन मार्जिन बड़ा हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन भी संभालना पड़ेगा. फिर ओएनजीसी, आरबीएल बैंक, सो ये सारे 50% के रेंज में है. फिर हमको और नीचे जाना पड़ेगा जहां पे मार्जिन कम है, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्जिन कम है तो वॉलेटिलिटी भी कम है. तो वॉलेटिलिटी भी ज्यादा चाहिए और लॉट साइज भी छोटा चाहिए और मार्जिन भी कम चाहिए. ये शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लोग वॉलेटिलिटी को ही चूज करेंगे कि वॉलेटाइल तो होना जरूरी है. उसके बाद चूज करेंगे कि मेरे पास कितना पैसा है और मैं मार्जिन कितना भर सकता हूं. राइट, दैट्स द वे यू अंडरस्टैंड. मेरे पास मार्जिन कम है और मेरे पास पैसा कम है, इसलिए मैं आईटीसी में ट्रेड कर रहा हूं. उससे अच्छा मत करो. डोंट डू इट, नो पॉइंट. 1-2 रुपए के लिए क्या इतना दिमाग खराब करना है? यू हैव टू ट्रेड द वॉलेटाइल स्टॉक. मेक सेंस? सो दिस इज द होल शीट. नाउ नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट वन, एक्सपोजर. हमने ऑलरेडी देखा, एक्सपोजर भी देखा है, कितने मार्जिन कितने स्टॉक्स का है. अब मैं ये जो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी पे क्लिक करें. ये जो मैंने 15 दिन का और 30 दिन का जो निकाला है वो कहां पे देखने को मिलेगा और वो कैसे आप देख सकते हो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको. तो ये जो मैंने सबसे ऊपर अडानी एंटरप्राइज 15 दिन का वॉलेटिलिटी, 30 डेज का वॉलेटिलिटी. राइट, सो हाउ डिड आई गेट दैट? एंड दैट्स गो टू द वेबसाइट कॉल्ड topstockresearch.com. topstockresearch.com, free website, and you can understand everything here. There are scanners and screeners, और इसमें FNO screeners करके है ऊपर, वहां पे क्लिक करेंगे और फ्यूचर स्क्रीनर्स को क्लिक करेंगे और वहां पे आप अपना क्राइटेरिया डाल सकते हो.
आप खाली सर्च करो कि हाउ टू यूज topstockresearch.com, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, राइट? सो topstockresearch.com, और काफी सारा इंफॉर्मेशन NSEindia.com पे भी मिलता है। लेकिन ये आई थिंक इज अ बेटर वेबसाइट वेयर वी कैन अंडरस्टैंड दैट वॉलेटिलिटी पार्ट, राइट? ये डायरेक्शन में और ये मार्केट में और ये बिजनेस में मेहनत करने का रिवॉर्ड ज्यादा है, एक्सपोनेंशियल है, राइट? And I believe some people are working very hard and some people are going very fast. What's the main thing? Why there's a quote I generally quote is called, speed is useless if the direction is wrong. Speed is useless if the direction is wrong. मतलब आप फास्ट जा रहे हो लेकिन दिशा रॉन्ग है, गलत है, तो फायदा क्या है जल्दी पहुंच के? पहले डायरेक्शन चेंज करो, डायरेक्शन चेक करो कि सही है कि नहीं है, और उसके बाद फास्ट जाएंगे तो फर्क पड़ेगा। मेक सेंस?